उर्दू सर्विस के रूबरू में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच है प्रोफेसर रीटा गांगुली, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वेलकम रीटा जी। आज आप किससे शुरुआत कर रही हैं? पहले तो मैं अपने सुनने वाले को खातिन और हजरात की खिदमत में आदाब पेश करना चाहूंगी और मेरी खुशकिस्मती है कि निहायत ही खूबसूरत ये माहौल है और ये रूबरू कार्यक्रम जो है बहुत खूबसूरत है। और क्योंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो की ही प्रोडक्ट हूँ, मेरे कोई गॉडफादर वगैरह नहीं रहा। शुरुआत से जो भी मैंने अपने अचीव किया है वो तमाम चीजें ऑल इंडिया रेडियो के बदौलत है। इसलिए जब भी मौका मिलता मैं तो दौड़ी चली आती हूँ। और लेकिन आज इस महफिल की आगाज हम एक गजल से करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने, सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने। सब अजनबी है यहाँ, सब अजनबी है यहाँ, कौन किसको पहचाने। सुना करो मेरी जान। एक बार अम्मी हमें इसकी रिकॉर्डिंग करा रही थी, हम बम्बई में थे, तो अचानक मुझे ख्याल आया कि अम्मी जब भी आती थी, अम्मी यानी मेरी उस्ताद पद्म भूषण बेगम अख्तर साहिबा, वो जब भी आती थी आप कहीं पर भी ठहराने की कोशिश करें वो ठहरेंगी नहीं, वो अपना सी ग्रीन साउथ में ही रहती थी। उन्होंने कहा बेटा एक बार सुना, मैंने कहा कि लेकिन इसमें तो कोई मक्ता ही नहीं है, बगैर मक्ता का पहली रिकॉर्ड में ये क्या गाऊंगी मैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जरा डायरी देना, निकालो कैफी आजमी, तो मैंने कहा फोन लगाओ और बोलो कि मैं बीमार हूं। जी अरे क्या बात है, अब मैं ऐसे कह दूं, अरे तुम उस्ताद हो या हम बोल रहे हैं तुमको, लगाओ। तो मैंने लगाया कि मैंने कैफी साहब आदाब, मैं रीटा गांगुली बोल रही हूँ, बेगम अख्तर की शागिर्दा आपको बुला रही, तो बहुत नासाज है उनकी तबीयत। क्या हुआ, डॉक्टर दिखाया कि नहीं? अच्छा अभी आ रहा हूं। और फिर धप से रखा फोन। उस जमाने में फोन टेलीफोन लैंडलाइन ही होता था। उनका एक टुटपुंजी छोटा सा गाड़ी खुद भगाते हुए चले आए, कहाँ जूहू और कहाँ मेरीन ड्राइव आ गए। तो मैं नीचे बैठी थी रिसेप्शन में, आके उन्होंने डांटा हमको, क्या कैसी शागिर्द आजकल के जमाने में, ऊपर उस्ताद बीमार और अब नीचे बैठी हुई हैं, चलिए कौन सा कमरा है। मैंने बता दिया, वो चल के ऊपर गई, तो मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। मुझे तो पता मैं झूठ बोली हूँ, लेकिन उसके बाद जाके बोली हाँ सर दरवाजा खुला रखा हुआ। अरे आपकी तबीयत नासाज है, बड़ी नालायक शागिर्द है आपकी। उसने बोल दिया क्या? बोला हाँ तबीयत नासाज तो है, जाइए बाथरूम में जाइए, वहां जाइए, सब कुछ है, अंदर जाइए, बाहर से बंद। अच्छा। अंदर जाती है, कहा कि मक्ता लिखिए तो आपको निकाल सकते।
अरे बाप रे। तो ये हुआ है हुक्म कि न कैफी को संसार करो, मसीह बैठे हैं छुप के, कहाँ खुदा जाने। क्या बात है। तो उसके बाद से इनको मैं अब्बा कहती थी, ताउम्र जब तक वो जिंदा रहे आते ही रहे। और वो जब अम्मी चली गई उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी अम्मी चली गई तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। हर जन्मदिन में आते थे और तमाम और शायरों को बुला लेते थे। तो ऐसे ही एक बार हमने पूछा कि उस वक्त ये चले गए थे अली सरदार जाफरी, हम लोग सबकी तबीयत मन सब खराब ही था। तो मैंने कहा अब्बा अब क्या होगा, सब लोग चले जा रहे हैं। बोले क्यों, इस जमाने का गालिब है ना। मैं तो चौंक गई, इस जमाने का कौन हो सकता है। और देखिए एक हलवाई दूसरे हलवाई का खाना अच्छा नहीं बोलता, एक गाने वाला है दूसरा को तो कभी अच्छा नहीं बोलता। अब ये कैसे एक शायर एक दूसरे शायर को, मेरे कौन है। तो जल्दी से पढ़ दिए, जुल्मत के तला तुमसे उभर क्यों नहीं जाते, उतरा हुआ दरिया है गुजर क्यों नहीं जाते। और उनको पूरी याद है, ये नौजवान शायर है, वो आज का गालिब है, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते ऐसे लिखेंगे। वो थे जनाब अमीर कजलबाश। क्या बात। अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। बहुत ही निहायत ही खूबसूरत जी इंसान भी थे और शायर भी। शायर तो कई थे, कई हस्तियां थी। हम आज से आप जानना चाहेंगे कि संगीत के अलावा आपका दखल हर चीज में रहा है। फाइन आर्ट्स में जो भी फॉर्म है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे फिल्म हो, चाहे शायरी हो, चाहे डांस हो, हर चीज में आपने शोहरत हासिल की है। तो हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड, कहाँ से शुरुआत हुई, बचपन से। ये सब बेकार की बात है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ऐसा नहीं चलता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किस्मत अच्छी थी और हमारे वालिदैन कुछ मोती दान किए होंगे कि बेहतरीन एक से एक बढ़ के इंसान को सुनना मिलना, तमाम मौका बिल्कुल हमारे वालिद के लिए मुझे नसीब हुई। हम लोग लखनऊ में थे, रहते थे। कई लोगों को नहीं पता कि हिंदुस्तान के पहली कौमी अखबार यानी नेशनल हेरल्ड मेरे वालिद ने शुरू की थी, इसीलिए वो आए हुए थे। और उन्होंने फंड भी रेज किया, यानी पैसा उठाया। छोटे छोटे ताल्लुक होते थे उत्तर प्रदेश भरे हुए, वो खजाना तो अंग्रेज को देना ही पड़ता था, लेकिन मन में सब आजादी चाहते थे। वो लोग भी सब सिपाही थे आजादी के जंग में। और फिर वो रामकोट हाउस ने अपना घर दिया था। पिताजी मशीनरी खरीद के लोगों को भुना के ले आना, और उस जमाने में प्रिंटिंग मशीन बहुत मुश्किल का होता था, तो लोगों को भुना के भी ले आए। और इस तरह से कौमी अखबार नेशनल हेरल्ड की शुरुआत। और उन्होंने हमारे साथ ही एक घर हुआ करता था जिसके बीच में हम लोगों ने एक दरवाजा निकाल दिया था। मेरी वालदा अपनी दुपट्टा बदल सखी दोस्त है, उनसे वही कुछ करती थी, क्या कहते हैं, हैंडलूम और खादी वगैरह, और मुझे उम्र डाल जाती। और हमारे ही उम्र, हालांकि शायद वो अब उम्र में शायद वो छोटा हो गया है, लेकिन हमारे साथ ही दोनों दोस्त लोग हमला भी हुए। तो 2 बच्ची, उनके घर बेटा हुआ, इनके घर बेटी हुई। वो जावेद अख्तर हैं। अरे वाह जी। जावेद अख्तर की जो पैदा जो हुए वो निहायत ही इल्मदार लोग थे, यानी मजाज लखनवी। इससे बढ़ के शायर शायद ही हुआ। उनको मौका नहीं मिला बहुत अपने को सुनाने का। उनके घर में हम रहते थे, तो पहले खत भी मैंने उर्दू ही सीखा, और वो तहजीब जो था वही मुझे सीखने का मौका मिला। उसके बाद मेरी चूंकि वालिद बहुत ही पढ़े लिखे थे कि उन्होंने अपने घर में रोज शाम को हम लोग एक बैठक देखते थे। संगीत का माहौल बन गया था। संगीत नहीं, साहित्य, पॉलिटिक्स। कौन? डीपी मुखर्जी जी, दूरज्योति प्रसाद मुखोपाध्याय, जो संगीत के बहुत पारंगत थे। उसके अलावा मजलूमदार, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी में बेहतरीन प्रोफेसर्स हुआ करते थे उस वक्त।
सब हमारे घर के में जमघट। मेरी वालदा कबाब बनाती थी, और ये तो आजकल शराब वराब चलता है, वो उस वक्त तो सवाल ही नहीं। तो कॉफी और चाय वाय दिया जाता था, और मेरे अब्बा एक ऊंचे इजी चेयर में बैठते थे, मेहनत करके आते थे शाम को। ये लोग पहले ही आके शुरू हो गए, लेकिन मेरी वालिद आते थे फिर बैठते थे, और बहुत खूबसूरत थे हमारे वालिद, मैं बता नहीं सकती कितने खूबसूरत। 6'2" उनका हाइट था, और हल्का भूरे रंग का उनका बाल और आंख भी। तो इसीलिए उन्होंने इटालियन नाम लेके जर्मन आर्मी ज्वाइन किया था उस जमाने में। बहरहाल उसके नीचे में बैठती थी। तो एक बार उन लोगों ने, क्या वो तुलसीदास जी की जय, श्री रामचंद्र कृपाल भजवन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ये इन लोगों में बात हो रही, बहस जी। तो वो पूछने लगे कि क्या कहने। तो कहा कि खानी, हमारे वालिद का नाम कानाई था, कुछ कुछ कानाई जैसे है, क्योंकि राम काले तो थे नहीं, वो लोग कहते हैं हरे रंग, हरे थे। तो देखो अब ये शेव करके कानाई आया है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। ये सोच, हाँ किसने देखा, जितना आप उसकी तारीफ करेंगे वही कम है रामचंद्र का। तो मैं इतनी बेवकूफ, बाहर निकल के मैंने देखा। तो ये कौन है, ये कैसे आ गई, अरे खबरदार बड़ों से नहीं बन। तो ओशी थालदार होते थे जो कि पेंटर थे, बहुत मशहूर, लखनऊ आर्ट यूनिवर्सिटी शुरू किया था। उन्होंने कहा हाँ हाँ कैसे देखा, असल में मैं वो कार्टून में देखा था। अब्बा उठ के आए, जिंदगी में एक ही बार हाथ में एक छड़ी लगी थी उसके लिए। अब्बा अंदर लेके आए, बोला खबरदार जो और कार्टून देखा। और मेरी वालदा को ये कहने लगे, तुम्हें समझ नहीं आती, इनको देखना नहीं चाहिए, तो इनकी इमेजिनेशन कहां जाएगी। बिल्कुल यही बात बरसों बाद हमारी पहली ठुमरी की उस्तानी सिद्धेश्वरी देवी मलिकाए ठुमरी बनारस वाली, उन्होंने समझाया था। तो घर में शायद माहौल ऐसा था, आपके वालिद साहब थे, लखनऊ में आपकी पैदाइश और साथ में आपका बंगाली होना, ये सब मिलजुल कर मेरे ख्याल से आपकी शख्सियत को उभारा है उसने। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, क्या मुश्किल क्या था कि गाना तो ठीक है, और वो भी रविंद्र संगीत गाना, जिसमें कि बंगाल की लता मंगेशकर थी मेरी सबसे बड़ी बहन, गीता घटक सब जानते हैं, अद्भुत गाना। और वो इतना अच्छा गाती थी कि किसी और घर में गाने का सवाल ही नहीं। लेकिन वो तो कोई 7-8-10 साल की थी तब से गाने लगी, बड़ों के प्रोग्राम, ऐसा नहीं। एक बार अब हमारे यहाँ रविंद्रनाथ के जन्म दिन को मनाने के लिए, उस जमाने में लखनऊ में कोई हॉल नहीं होता था, एक सिनेमा हॉल होता था मेफेयर, उसको किराए में लेके वहां पर एक प्रोग्राम रखा गया, और श्रीमती टैगोर को बुलाया गया कि आप कुछ पेश करिए, ताकि वो फंड के लिए पैसा उठाया जाएगा। वो आई, 1.5 महीने तक उन्होंने, 1.5-2 महीने तक उन्होंने रिहर्सल दिया, एक प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें मेरी माँ भी हसीन थी, उनका भी एक प्रोग्राम, एक आइटम, एक रोल था। पहले में बच्चे सब नाचे वाचे, ऋतु संहार, जो कपड़े वपड़े भी हमारे घर में ही बने, तो उसके लिए हमारे लिए एक छोटा सा जो बचा कुचा था उससे हमारे लिए बना। मैं 2.5 साल की थी, हो गया। ये सुनिए मेरी शुरुआत कहां से हुई। 2.5 साल की मैं, और बहुत शैतान, निहायत शैतान थी। तो अम्मा ने हमारे जो स्क्रीन पकड़ता था उसके हाथ में दे दिया, अरे केष्टो ख्याल रखना, इसको हाथ मत छूना, बहुत शैतान है ये, जब तक ये रहेगी हम तो तैयार ही नहीं हो सकते हैं। पहला आइटम खत्म होने के बाद कौन हमारी देखिए किस्मत थी, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब और उनकी पार्टी बैंड, मैहर बैंड जी। कौन बजाने वाले, उस्ताद अली अकबर खान साहब, पंडित रविशंकर जी, वीजी जोग, निखिल बनर्जी, और ये क्या कहते हैं अपना बहुत मशहूर तबला वादक थे, और वो पन्नालाल घोष बांसुरी, वो उनके शागिर्द नहीं थे, उनको बाकायदा बुलाया गया था। ये सब लोग बैठे, तिमिर वरन, ये लोग सब थे।
और वो प्रोग्राम हो रहा था, वो कंडक्ट कर रहे थे बाबा। अब्बा वो दूसरी तरफ मुंह करके बाबा उस कंडक्ट करना था। तो अनाउंसमेंट हो गया, अब वो स्क्रीन खोलना है क्योंकि इतने लोग बैठेंगे, उसके इंतजाम तो करना है ना, पूरा इंतजाम। वो टाइम लग गया था और स्क्रीन न खुले। तो मिस्टर चक्रवर्ती ने क्या किया, हमको पकड़ के लेके छोड़े नहीं, वहां गए, लेकिन इसलिए छोड़ना पड़ा कि वो अटक गया। उसको दोनों हाथ से उनको खोलना पड़ा, खोल के खींचते 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 स्क्रीन को खोल दिया, लेकिन मुझे वहीं छोड़ा है। ये मौका मिला तो मैंने वहां नमस्कार किया। और बाबा तो पीछे मुड़ के देख नहीं रहे ना कौन क्या हो रहा है। जब तक मैहर बैंड चला तब तक मैं नाचती रही। क्या पता नहीं क्या उठपड़ांग गाई बजाई नाची होगी, कुछ आता तो था नहीं। सबको देख दुख के हम काहे को छोड़े, दीदियों को तो चांस मिला था, हमें तो चांस नहीं मिला था। तो मैं तो बिल्कुल पूरा सोलो नाच गई। तो वहां से कोई हमको हाथ मारने वाला दिखा, इशारा करे, कोई बोले निकलो निकलो, चॉकलेट चॉकलेट दिखा रहा कोई, हाँ हिलने वाले नहीं। वो मैहर खत्म हुआ, बाबा उस तरफ गए नमस्कार करने, मैं भी उसके पीछे मुड़ के उनके साथ जाके नमस्कार करी। तो जो आई थी मिसेस टैगोर, जब तक हम नाचते रहे तब तक खूब गालियां बकी हमारे माँ को। आप लोगों को शर्म नहीं आती, अपने बच्चों को ले आते हैं, मेरा 3 महीने का मेहनत बेकार गया। खूब डांटी, वो तो माँ रोने लगी, माँ का मेकअप शिकअप तो सब बेकार हो गया। उसके बाद उनका प्रे होना था। लेकिन दूसरे दिन और उन्होंने कहा कि मेरी तो डॉक्टर गांगुली आप ऐसे बच्चे नहीं हिलाया करिए कि देखिए हमारी सारी जिंदगी खराब हो गई। 3 महीने मैंने दिए। लेकिन दूसरे दिन, अभी तो नहीं आता हेडलाइन में, हम लोग सिर्फ सिनेमा देखते थे, आज सिनेमा की तस्वीरें देखते हैं। उस जमाने में बहुत अहम जो खबर होती थी उसका हेडलाइन होता था और तस्वीर। उसके बाद हमारी एक तस्वीर आई, एक 2.5 साल का बच्चे को टैगोर ने क्या सिखाया, किसने कमाल कर दिया, सबको धो दिया, ये कवरेज मिला। तो ये मेरी शुरुआत है जिंदगी में नाचने का। जी, अब आज की जनरेशन के लोग आपको जानते हैं गजल गायिका जो ठुमरी गाती हैं उसकी हैसियत से, लेकिन आपने शुरू में रविंद्र संगीत गाया। नहीं, सब उसके बाद मैं काफी नाचने लगी। बेबी रीता करके पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर थी। सरोजिनी नायडू हमें ले जाया करती थी अपने साथ। क्या रद्दी जरूर कि पता नहीं क्या करती हो। लेकिन उसके बाद अब्बा ने बोला कि नहीं ये नाच वाच ठीक बात नहीं, बुलाते हैं। देखिए हमारे यहाँ बंगाली और कायस्तों के यहाँ लड़कियों को गाना जरूर सिखाया जाता होता है। जी। सीखने के बाद वो हारमोनियम दबा के जब कोई रिश्ता आए, जब दूल्हा मिलने आए तो उनको वो टेढ़ी आंख करके भजन सुनाना जो कि दुधारू है यार, प्यार का भी कविता है और भजन भी है, और उससे वो लड़की को पसंद कर लिया जाता था। और उसके बाद जिंदगी में तानपुरा हारमोनियम से कोई ताल्लुक ही नहीं होता था। इधर शादी के लिए लड़कियों को सिखाया जाता। तो हमारे अब्बा भी बुलाए, कौन आए, जॉइन ऑफ ये आप देखिए 4 वाणियां होती हैं और उसमें खंडार बानी, नौहार बानी, गौहर बानी और ये आजकल जो चल रहा है जी वो, तो ये गौहर बानी के थे, यानी सीधा बाबा हरिदास के उस तन से वो आए, उनको रखा गया। तो सबको सिखाते थे और हमको आखिरी में टाइम मिलता था और उनके पास एक लॉजेंस का शीशी होता था। अगर आप उस दिन का तालीम आप ले लें तो आपको एक शीशी लॉजेंस मिलेगा। वो हमको वो लॉजेंस बहुत पसंद था, तो हम सीखते थे। तो उन्होंने बाकायदा, अब देखिए जो भी उन्होंने सिखाया, अभी तक बंदिश याद है, एक चीज भूली नहीं, लेकिन उस वक्त बहुत बोरिंग लगती थी, बहुत बोरिंग। तो एक दिन हमने बोली दिया, ये क्या पंडित जी आप सिर्फ न धैर्य हरे 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 ये करते रहते, गाना वाना कुछ नहीं गाते। तो वो तो हंसने लगे, बोले चलो हम सिखाते हैं। तो वो जो सिखाते थे वो है रोम झूम भर
तेरी नैन तेरे रोम झूम भरा आए रोम झूम भर। ये चौताल है ध्रुपद। तो इसका स्थाई, अंतरा, संचारी, ये तानसेन कहे मियां तानसेन सुनो साकवार। ये क्या बंदिशें उन्होंने सिखाई, कोई 10-12 बंदिशें उनसे मैंने सीखी थी, अभी भी याद है। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। ये क्यों रो रहा है, झूम झूम भर रहा है, काय को रूम झूम भर रो रहा है आँख, तो बड़ी बड़ी आफत है भाई। कहना ही तुम्हारे छोटे बच्चे को हम नहीं सिखा सकते। तो फिर उन्होंने सिखाया, लुकिए ভালোবাসবো তারে জানতে দেব না আমি, লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে জানতে দেব না, জানলে পারে প্রাণে বেশে, জানলে পারে প্রাণে বেশে প্রাণ তো দেবে না, লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে। वो प्राण तो देवो ना के जरिए से उन्होंने मुझे तान सिखा दिया। बहुत खूब। 6-7 गाने ऐसे वो सिखा गए। अभी भी अब प्रोग्राम में जाती हूँ, कभी अगर बंगाल चली गई इसकी फरमाइश जरूर होती, तो यही फायदा हुआ। रीटा जी, आपने रविंद्र संगीत सीखा, 2 लाइन हमें रविंद्र संगीत की सुना सकती हैं आप? 2 लाइन हम सुनना चाहेंगे। ठीक है, चलिए। বিদায় করেছো যারে নয়ন জলে, বিদায় করেছো যারে নয়ন জলে, এখন ফিরাবে তারে কিসেরো ছলে, বিদায় করেছো যারে নয়ন জলে। रीटा जी, क्या आप समझती हैं कि इतने सारे जो अलग अलग धाराएं हैं, चाहे रविंद्र संगीत हो, चाहे ठुमरी हो, चाहे गजल हो, चाहे क्लासिकल नृत्य हो, चाहे वेस्टर्न हो, इसकी जो इतनी सारी तालीम आपने इतनी आसानी से हासिल की, इसका मूल कारण, बेसिक रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि आजकल की तारीख में तो लोग एक ही चीज में पारंगत नहीं हो पाते हैं। ऐसे है कि ये अपने अपने सोचने की ढंग है। एक चीज में अगर सब चीज मिल जाता तो काय को दूसरी चीज में। अभी भी लगता है, अभी मुझे तकलीफ होती है कि क्यों नहीं मैंने पेंटिंग सीखा। कई ऐसी महसूसात हैं जिनको मैं पेंटिंग कर लेती तो होता। और सबसे खराब लगता है कि मैं शायरा नहीं हूं, होना चाहिए था। बहुत कुछ कहना है लेकिन नहीं कह पाती। पर आपने उर्दू की तालीम कैसे ली है बंगाली होते हुए? ऐसे मैंने कहा ना, मैं जावेद अख्तर के घर परवरिश है मेरी जी। और बचपन में जन्म घुट्टी में मजाज लखनवी हमारा पालना हिलाते थे और अपनी नई ताजी तरीन जो शेर और शायरी थे सुनाते थे मेरी माँ। और मेरी माँ इतने साल रही लखनऊ में, एक छदाम उर्दू नहीं, हिंदी नहीं बोल पाती थी। कोई भी इंसिस्ट करती तो सब फेमल करती है, जाती है, जो बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने कहा, जिस दिन अम्मा ने सुना, मेरी माँ ने, कि मैं बेगम अख्तर के पास गई सीखने के लिए, मेरी माँ ने कहा, मुझे ये पता था, इतना ध्रुपद, धमार, ख्याल ये सब सीखने के बाद
अब तुम जाके गजल सीखोगी। वो मुझे पता था, वो जन्म गुट्टी में उसने डाल दिया था तुम्हारा मजाक, इसीलिए मैं इश्क पिश्क नहीं चाहिए था हमको, लेकिन तुम्हारे वालिद माने ही नहीं। ये सब वो मजाक का करम है कि तुम अब गजल में फंस गई। लेकिन ये गजल में फंसने की वजह भी है, इसका पूरा श्रेय जो मैं बाग बेगम अख्तर एकेडमी चलाती हूँ वो कैफी साहब का है। निहायत ही अच्छे आदमी थे और बहुत ही खूबसूरत दिल के थे, बहुत कम मिलता है। तो आपके पास इतना कुछ रहा, शुरू में ही बचपन में इतना कुछ एक्सपोजर रहा, गाना तो शुरुआत रही, डांस भी आप करती रही, वहां से आपने सिद्धेश्वरी जी का सफर कैसे तय किया? नहीं, अम्मा के पास पहले मैं नहीं गई। पहले आप नृत्य सीख रही थी। ये हमारी किस्मत है, देखिए जिसको कह सकते हैं। एक जमाना था जब ई की तारीख में भी रह जाएंगे लोग, बाद में पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगी कि वो जमाना था सिर्फ 4 किस्म के डांस होते थे। कथकली, कथक, मणिपुरी और भरतनाट्यम। उसके अलावा ये उड़ीसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, अब तो कुछ और भी, क्षत्रिय डांस, ये सब था ही नहीं। कोई शास्त्रीय संगीत नहीं डांस। हम चारों का प्रोग्राम होता था रेगुलरली। छोटे महाराज, मैंने बिरजू महाराज जी, उनका रेगुलरली प्रोग्राम होता था। राष्ट्रपति भवन में कोई भी आए तो जी, हम लोगों का चारों का प्रोग्राम 15-15 मिनट का होता था और इनवेरियबली मेरा आखिरी में होता था। अब ऐसे ही एक प्रोग्राम में मेरे ख्याल से ट्रूडो ही या कौन आए थे याद नहीं, लेकिन उस वक्त अचानक हमारे जो गाने वाली थी वो भूल गई, अंतरा ही भूल गई। अब वो जब तक अंतरा ना शुरू करे कैसे हो, आगे कैसे बढ़े, 15 मिनट में खत्म करना है। तो मैंने खुद भी गाना शुरू कर दिया। अब जब शुरू कर दिया तो आखिरी तक गाना पड़ा। हो गया प्रोग्राम। फिर शंभू महाराज जी आए। शंभू महाराज जी के पास मेरे शौहर तालीम लेते थे, पहले बैच। तो कहे केशव चलो लड़की से मिलाओ। वो लड़की, अरे वाह। तो केशव कोठारी जी सोचे, हसीन तो यामिनी कृष्णमूर्ति थी जी। हमारी शक्ल वकल तो इतनी अच्छी है ही नहीं। तो वो ले जाके महाराज जी को ले गए, यामिनी जी ये आने आए हैं। उनके सामने, इसको कहते थे पुराने जमाने के मुंहफट जो उस्ताद लोग होते थे, ऐसे ही होते थे। तो उन्होंने कहा कि अम्मा नहीं, ये तो फटी आंख, ये नहीं, ये क्या, इसका कहा ले क्या। वो दूसरी लड़की के पास लो जो गाना भी गा रही थी। अच्छा। तो वो हमारे पास आए, कहा कि बेटा हमारे 4 बच्चों के हैजे से इंतकाल हो गया, अब 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक ये बड़े होंगे तब तक ये तो खत्म हो जाए, हम तो खत्म हो जाएंगे। तो तुम हमारे पास आओ, ये ले आएंगे, इतना नाम केशव कोठारी आपको ले आएंगे, आप हमसे अमानत के तौर से जी कुछ चीजें सीख लो। अच्छा। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई शंभू महाराज जी से। जी। अरे बाबा, वो इतना अच्छा गाते थे जी, नाच तो करते ही थे, लेकिन ऐसे गवैये बहुत मुश्किल से मिलता है जी। कई लोगों को नहीं पता, लोगों को समझना चाहिए कि भीमसेन जोशी जो कि हमारे भारत रत्न हैं जी, उनकी पहली उस्ताद शंभू महाराज जी थे। अरे ये बात शायद बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत जी। मैंने देखा कई बार, महाराज जी तो रात को सिर्फ गाते थे जी, तबला उला के साथ, कोई तालीम नहीं, शाम हुआ नहीं फिर, और दोनों बैठते थे, उनको लेके भी बैठते थे। चलो आप सोचिए, आप सब जानते हैं भीमसेन जोशी का स्पीड। जब द्रुत आता था तो भीमसेन जोशी जी उनका पैर पकड़ के, महाराज जी थोड़ा कम कर लीजिए, थोड़ा लय कम करिए। आप सोचिए क्या गाते थे। अब उनके पास मैंने पहली मर्तबा ठुमरी सीखा। तो वो उस जमाने के हुए ना, उनका कुछ ना कुछ देना पड़ता है। उन्होंने खुद तो बुलाया, लेकिन उनकी मर्जी होती थी हम कुछ ले जाए उनको अंतरा सिखाने के। मुझे तो गरज था नहीं, लेकिन फिर भी वो कांता सेंट होता था, वो ले गए। उस दिन हमको अंतरा सीखना है, हम पहुंचे हुए हैं। तो अचानक मैं गा रही हूं, अंतरा सीखना था। कौन गली
गायो शाम शाम, कौन गली गायो शाम, बता दे गुइया, कौन गली गायो शाम, अरे बता दे गुइया, बता दे गुइया, कौन गली गायो शाम। ये सीख रहे थे, ये अंदाज था उनका, ये लखनऊ अंदाज है। और वहां पर अचानक दरवाजा खुला, एक महिला अंदर आई। शक्ल की बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी और जुबान में उससे भी तेज। अच्छा। वो तमाम वो गालियां हमने कभी सुना नहीं था, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया। मेरा क्लास खत्म हो गया। वो अंदर आए और कहा कि अरे शब्बू, ये कहाँ पकड़ ले हो? हाँ, बहुत अच्छा गा थी। तो हमें तो बहुत गुस्सा आया, ये क्या जुबान? तो बोले बैठा और सुना थी। बोले नहीं टाइम नहीं हो, अब बचवा तो हमसे सीखी है। मुझे तो गुस्सा आया ही था, हमारा अंतरा सीखना था आज। मैंने कहा नहीं मुझे ठुमरी उमरी नहीं गाना है, मैं ध्रुपद सीखी हुई हूँ। बोला अच्छा, तो कोई बात नहीं, ठुमरी सीख लो। बोले नहीं मुझे नहीं सीखना है। जबरदस्ती मैंने इस तरह से बोला भी, महाराज जी हम लोग अंतरा सीखे। बोला अरे पता नहीं, सुनो। तो अचानक उन्हें कहा चुप करा, ये टेम्टुम बोली बोला था। अच्छा। मतलब अंग्रेजी बोला था, ये बिगड़ गई है। तो कहा कि बेटा तुम्हारे उस्ताद अच्छा गाते हैं, वो जो गाते हैं वो मेरी जो दिखाएंगे भाव से, अद्भुत दिखाते जाओ। महाराज जी जैसे ऐसे भाव किसी ने ना दिखाया, ना कोई दिखाएगा कभी। वो जो जिस्म से अदा होगी वो मेरे गले से अदा होगी। तो महाराज जी शुरू हो गए, कौन गली गायो शाम, बता दे बता दे, अरे गुइया बता दे, कौन गली गायो शाम। अचानक अरे कौन 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 गली, कौन गली गयो शाम शाम, अरे बता दे गुइया गुइया, कौन अरे कौन गली गयो शाम। ये गाती रही, वो भाव दिखाते रहे और दोनों को देख के मैं रोती रही और वो लोग भी रो रहे थे। आपने बचपन में फयाज खान साहब को भी सुना था, साथ साथ शंभू महाराज से ट्रेनिंग भी ले रही थी डांस की। उसी समय सिद्धेश्वरी जी भी का भी आप गायन सुना आपने। अब उस्ताद की महिमा देखी, उन्होंने कहा कि बेटा मैं पास हो गई। अरे वो बोली, वो गा के पास हो गई कि नहीं। तो बोलता नहीं चुप रहा शंभू, टमटुम बोली बोला था, गुस्सा कर जाइए तो मानी या नहीं करके झट से अपना दरवाजा पैकेट खोला, बैग 5 छाले तो होते ही थे, 4-5 सुपारी निकाल के हमारे हाथ दिए, पान दिए और रस्सी निकाला, जल्दी हमको दो। और 11 रुपए भी उन्होंने खुद ही निकाल के दिया। अच्छा। हमारे पैर पे रखो, चलो, और मैं गंडा बात जी। तो दरअसल ये बकवास है, उस दिन तक कोई औरत कभी भी गंडा नहीं बांधा था। गंडा औरतों का बांधने का रिवाज नहीं था, ये भी जानना चाहिए। सब कहते हम गंडा बंद छागे थे, कैसे हो गए, वो था ही नहीं। महाराज जी ने कहा कि बांधो, हम कहते हैं। और उस जमाने में महाराज लोग चौधरी भी थे इस कुंबे का। तो गंडाबंद शागिर्द आप पहले रही हैं, सबसे पहले आप हुई? पहले नहीं, मैं अकेली हूँ। और उन्होंने गंडा किसी को नहीं बांधा जी। वो गुजरने से 15 दिन पहले ये बोल भी गई है। और उसके बाद उनसे तालीम शुरू हो गई। लेकिन
तब हमें समझ में आया वो ऐसा गाती थी। मैं बोल रही हूँ 2-2.5 साल की उम्र में एक बार हमने, मेरे पिताजी बहुत मौसीकी के शौकीन थे और कदरदान भी थे और प्रोग्राम रखाते थे हमारे घर में। बहुतों को सुना, बड़े गुलाम अली खां साहब को घर में सुना, उस्ताद फैयाज खां को सुना, अपने घर में हीराबाई बरोडेकर को सुना। ये लोग सबको, ये अंजनी बाई मालपेकर हमारे घर में आके गाई हैं, बहुत कम लोग सुने हैं उनको। तो बहरहाल रसूलन तो हमारी पिताजी से अपना वो भाई बहन का रिश्ता कर दिया था। तो वहां गए एक बार स्टूडियो 1 में आफ्ताब मौसीकी फैयाज खान गाएंगे जी। वो बैठे, वो अपने ऊपर ही बिल्कुल वो मिडल लगा के बैठते थे, काला अचकन पहन के, टोपी और इधर उगालदान, बैठे हुए गा रहे शुरू हुए। थोड़ी देर में उन्होंने टोपी उतार के रख दी और थोड़ी देर बाद गाते गाते अरे क्या गाना, अद्भुत। उन्होंने अपना अचकन खोल दिया, हो गया। फिर उसके गले में एक मफलर था, वो भी निकाल के रख दिया। थोड़ी देर में वो गा ही रहे थे, तो बहुत अच्छा भी याद है। तो उसके बाद उन्होंने अपना बंडी था नीचे, वो भी खोल के रखा। मैंने एक हिमाकत कर दी, छी, इसीलिए बच्चों को रेडियो के स्टूडियो में नहीं जाने दिया था, जाता सही भी था। मैंने अचानक पूछ लिया, बस पतली आवाज थी, बाबा अभी ये उस्ताद से अभी कुर्ता भी उतार देंगे क्या? तो हमको वो मजा आया कि भाई सब चीजें उतार रहे क्या कहने उनको। हमें तो वही शो लग रहा था, दूसरा शो है तो हमें समझ में नहीं आ रही थी, गाना अच्छा लग रहा था। तो वो पहला इंप्रेशन था अच्छा गाने का। और अरसा बाद वही गाना अम्मा से सुना, सिद्धेश्वरी जी से। ये वो गाना है कि उस्ताद फैयाज खां एक बार घोष बाबू के यहाँ प्रोग्राम हो रहा था और अम्मा कोई 2-2.5 घंटा गा के उठी और उसके बाद आफ्ताब मौसीकी फैयाज खां आगरा ट्रॉली वाले को गाना था। उन्होंने कहा, घोष बाबू ये अच्छी दुश्मनी कर रहे हैं आप, पूरा फीस भी नहीं दे रहे हैं और हमको बदनाम भी कर रहे। कैसे, क्या है, क्या नहीं है, तानपुरा नहीं है क्या? सब है। वो सुरेश्वरी गा गई, उसके बाद मैं पागल हूं, मैं गाऊंगा, मैं नहीं गा तो सकता हूं, इसके बाद कोई नहीं बैठ सकता। तो ये उनकी कदर थी जी। मैंने खुद देखा कि अम्मा जा रही हैं, उनके साथ मैं भी जा रही हूं। उसके बाद दूसरे दिन उनका प्रोग्राम था धोबी तालाब में, रंगमहल बंबई में। केसरबाई केरकर गा के उठी तकरीबन कोई 3:45 सवेरे का, और भैरवी शुरू कर रही है। अम्मा गई, घुसते ही वो उठ गई, खड़ी होके नीचे उतर के आई, अम्मा के पैर छुई और बोली, अब भैया हम नहीं गा सकते, इनके सामने क्या ठुमरी गाई। तो ये कदर थी उस जमाने में, एक गवैये दूसरे गवैये का इस किस्म की कदर करते। इस तरह का माहौल था संगीत का। एक छोटी सी लड़की की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा था। एक तरफ नृत्य हो रहा था, एक तरफ गायन, और एक टॉप के गायक, उस समय के गायक जो थे उनको आप सुन रही थी। जाती तौर पे आपका झुकाव किस तरफ रहा उस समय? देखिए, जाती तौर में छुटपन में, और मैं इंटरनेशनल डांसर बन गई ओवरनाइट। वो जो बेबी रीता नाचती थी, ऊट पटांग भगवान जाने क्या नाचती थी, बहरहाल इतनी मशहूर हो गई कि मैं विदेश चली गई एक इंटरनेशनल वो कंपटीशन में। मेरे ख्याल से आज तक अकेली मैं हूं जिसको हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल आया। अरे वाह, क्या बात है। तो सारी दुनिया घूमी मैं। ये दुनिया जो घूमी उसके बीच में और कौन सा था, यानी मॉस्को से, तब उस जमाने में पेकिंग था, बीजिंग हो गया है, 11 रात 12 दिन। वो जमाना था आवारा का, मेरा जूता है जापानी वाला जी। तो हम जाते थे, वो 4-4 प्रोग्राम दिन में रखते थे। प्लेटफॉर्म को स्टेशन में प्लेटफॉर्म को स्टेज बनाते थे। हमारा नाच होता था, उनका नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम, सीटी बजी, हम लोग चले आते थे। शायद आपने 28 के करीब तब शोज करे थे वहां। हाँ, ओके। तो एक एक्सपीरियंस था बहुत, वो नाच का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में आज तक तो कम से कम अकेली औरत हूं जिन्होंने कथकली नाचा जी। और आशान कुंज कुरूप के पास
सीखा और उन्हें पेश भी किया। आज भी शास्ता टेम्पल में औरतें अलाउड नहीं, तो ये मेरी एक्सपीरियंस रही। लेकिन ये जो सिद्धेश्वरी जी ने शुरू किया मेरा गाना, उससे फायदा ये हुआ कि ये इनको सिद्धेश्वरी जी बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी, टस से मस नहीं होगा, और वो एक सेकंड हमें छोड़ती नहीं थी, यानी नहाने भी नहीं देती थी। नहा के टाइम बर्बाद करी, चल पानी के साथ पान लगा। ट्रेन में बैठते थे तो जो उसके साथ लय दिलवाते थे। फिर उन्होंने हमें, अभी तो ये सब बहुत कुछ तानपुरा का साधन हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा हो गया है जी, उससे वो बात नहीं बनती है। बहरहाल हाथ में वो दाहिने हाथ से तानपुरा और बाएं हाथ से डग्गा, अच्छा, बाकायदा तबला सिखाया जी, कि वह कोई माई का लाल की हिम्मत नहीं कि तेरे को बेताली कर दे। पता है अभी तो नहीं, अभी कोई तुम्हें लिहाज से सब बजा रहे हैं, लेकिन जिस दिन तुम गाने लगोगी तब वो तुमको छल कपट करके एक दो मात्रा इधर उधर कर देंगे ताकि तुम्हें तहस नहस करे। तो ये तालीम हमारी उनकी थी। अब मुश्किल ये है, अब कौन लड़का लड़की ये सब करेगा, नहीं करे तो वो गाना भी नहीं होगा। आपने तालीम हासिल करी कुंचू कुरूप जी से, चंदू पानीकर से, उसके बाद आप न्यूयॉर्क गई, मार्था ग्राहम स्कूल में भी गई। उसकी वजह ये है कि हमारे जो उस्ताद डांस के थे, मुझे एक ही फायदा था, ईश्वर की कृपा थी कि बहुत कम उम्र में मुझे 4 डबल प्रमोशन मिले। तो मैं 11 साल में सीनियर कैम्ब्रिज कर गई, 14 साल में मैं ग्रेजुएट हो गई। तो मुझे इतना टाइम मिल गया जी, और बहुत कुछ करने का। फिर मैं अप्लाई करके अमेरिका चली गई। जब गई मैं वहां, ये मेरी शर्त थी अपने वालिद के साथ। वालिद ने सीधा कहा, और ये आज मैं जानती हूँ सच कहा उन्होंने, कि बेटा नाच गाना ये हमारा काम नहीं है, हम लोग का काम है, हम लोग का काम है पढ़ाई करना और लोगों को तालीम देना, वो करो। तो फिर बहुत बहस वहस हुआ, बहुत रोना धोना, तो आखिरीकार वो मान गए कि चलो जिस दिन तुम सेकेंड आई क्लास में, उस दिन तुम गाना छोड़ दोगी। न मैं सेकेंड आई, न हमें गाना छोड़ा। क्या बात। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि पूरा तालीम खत्म करना है। वो मैं अब वालिद के क्लास 8 से मैंने वालिद से कोई पैसा नहीं दिया पढ़ाई का। तो स्कॉलरशिप मिला रॉकफेलर फाउंडेशन का। मैं अमेरिका में गई, कोलंबिया में पढ़ी। तब मेरी जो भरतनाट्यम की टीचर थी, यानी रुक्मिणी अरुंधति जी, ये सब मशहूर लोग, देखिए ऑलरेडी मैं 6 पद्मश्री पद्म भूषण से सीख चुकी थी जी। तो उन्होंने कहा कि वहां जाओगे तो याद रखना कुछ का नाच छूट जाएगा तुम्हारा, नाच नहीं करोगे। तो क्या करें, तुम ये चिट्ठी लिख देते तो मार्था से मिले। तो मार्था से मिले, पहले तो वो बहुत हंसी, बोले साड़ी वाड़ी पहन के लंबे बाल थे हमारे, अरे इस तरह से हमारा मॉडर्न डांस नहीं होता। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं आपका क्या हो रहा है। तो उस वक्त क्या होता था, जब कथकली सीखने जाते थे तो 100 शून्य में कूद के अंगूठा पकड़ के नीचे उतरना पड़ता, 100। तब हमारे उस्ताद आके क्लास लेना शुरू करते। तो हमारी तो आदत थी। मैंने कहा कि मुझे एक सब्जेक्ट दीजिए, तो उन्होंने मुझे एक सब्जेक्ट दिया। मैं पहले ही जाके उसको छलांग लगाई 60, तो वो तो ऐसे बिल्कुल बेहोश होने वाली होगी, ये क्या, ये तो नाच है, सचमुच नाच है, क्योंकि आपने कथकली सीखा हुआ था। फिर मुद्रा भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ। और इतना मशहूर वो हमारा डांस सीखना, स्कूल में लोग सब बात करने लगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा डिप्लोमा भी कर लो। तो एक प्रोडक्शन भी किया। प्रोडक्शन मैंने कहा इस शर्त में करूंगी अगर आप हीरोइन हो। इसीलिए अमेरिका में हमने इडिपस किया, उसमें वो जोकास्टा खुद बनी थी। अरे मार्था का, क्या बात है। कोई 15-20 साल के बाद वो दोबारा स्टेज पे आई, अंडर माय डायरेक्शन। इसी से मैं थिएटर में गई। तो आपकी वहां से जर्नी बदलती रही, कभी आपने गाना सीखा, कभी नृत्य सीखा, फिर गाना सीखा, एक से एक बड़े गुरु के साथ आप सीखती रही। वहां से आप सिद्धेश्वरी जी के बाद आप
सबसे ज्यादा जो आप जानी जाती हैं आज बेगम अख्तर की शिष्या की हैसियत से। जी। तो वहाँ उसकी थोड़ी सी आप बैकग्राउंड ये बताइए। ऐसा है कि ये वो जमाना था जब अम्मा को पद्मश्री मिला था, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था, पूरे हिंदुस्तान वो घूमती थी और मैं पीछे बैठती थी। तो इस तरह से घूमते घूमते एक बार हम लोग वहां पहुंचे, क्या कहते हैं, लखनऊ एकेडमी में। ये राजन साजन मिश्रा जी के वालिद हनुमान मिश्रा सारंगी पे और तबले पे अहमद जान थिरका और अम्मा गा रही और पीछे में गाई। तब क्या हुआ, उसमें बेगम साहब सुनने आई थी। अरे बेगम साहब उसके बाद आई, उन्होंने हमारे साथ चालाकी ये करी कि इस लड़की को बोला। तो मैं गई तो कहा कि तुम गाती हो? जी नहीं। तुम नाचती हो? कहा जी नहीं। मैं तो देखने गई थी, बेगम अख्तर को कौन नहीं चाहता है, मैं देखना चाहती थी कैसी है वो। तो कहा कि क्या करती हो? मैंने खाना पकाती हूँ। बोले अरे वाह, और जो कि मैं सचमुच वही एक काम ठीक करती हूँ। तो बोले अरे खाना बना लेती तो गाना भी गा लोगे, तुम क्यों नहीं गाना गाती हो? तो मैंने कहा कि मेरी मर्जी नहीं है, कोई रुचि नहीं। आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय रीता जी? लेट टीन्स। टीन्स, अच्छा। लेट टीन्स, तकरीबन 21-22 साल की। तब उन्होंने हमको छल करके पीछे बिठा लिया। ये मेरी जिंदगी में सबसे खराब वक्त था, क्योंकि मैंने अपने ही उस्ताद, जिससे मेरा जो भी कुछ वजूद है उनकी वजह से है, उनको मैंने बहुत बुरा भला कहा। क्योंकि वो बैठे स्टेज पे और पीछे चालाकी करके पीछे बिठा ली, कहा कि मत गाना, तानपुरा बजाओ बस। तो तानपुरा मैं बजा दी, प्रोग्राम खराब हो जाएगा। और कौन? वो जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, सब क्रीम ऑफ हिंदुस्तान बैठे हुए थे, और जितने भी ईरान के उर्दूदां वो सब बैठे हुए थे वो प्रोग्राम में। तो अम्मी बैठी, पहले तो उस्तादों ने गाया, उसके बाद अम्मी बैठी। इंटरवल के बाद उन्होंने हमको बताया बैठो पीछे। मैंने कहा तानपुरा नहीं बजानी आती। बोले कोई बात नहीं, मैं मिला देती हूँ। फिर उनके साथ हर वक्त एक तबलिया होता था, वो थे मुन्ने खां साहब। तो मुन्ना इसको ही सुने थे हम लोग, हाँ चलो गाओ बेटा। तो मैंने कहा मुझे गाना नहीं है। तो अरे अच्छा कोई बात। तो बैठ गए। जब गाना शुरू हो गया, अचानक उसने बोला, अम्मी बोली, हुसैन साहब आपके खिदमत में पहली मर्तबा मेरी दुख्तर है, क्या माशाअल्लाह आप लोगों के अल्लाह के करम से कोयल जैसा कुहकती है, आप इनको दुआ करिए, ये पहली मर्तबा गा रही है। ऐसी खूबसूरती से, अरे वाह वाह वाह, सब ताली वाली बजा दिया। आप सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, कोयल जैसे कुहकती है। हमारी तरफ मुंह करी, लेकिन उसके पीछे गाओ कैसे? आवाज है कि क्या है? उसके मुकाबले आप गा ही नहीं सकते। लेकिन देखिए, ये अंग्रेजी पढ़ाई करने का ये फायदा, और ब्राह्मण की लड़की होने का। वो जिद पकड़ ली मैंने, मैं तो जरूर बदला लूंगी, लेकिन क्या लोग ना था, ना आवाज, ना इल्म है, ना तालीम है, और वो भी गजल, गरीब की गजल, इतने बड़े लोगों के सामने। मैं भूल ही गई सब। मैंने देखा वो गाती है ऊपर, मुश्किल से गा तक, उसके आगे नहीं। तो उस जमाने में अम्मा हमारी रियाज कराती थे 3 सप्ताह के सब अर्थान। तो आप जिक्र उस परिवश का, और फिर बयां। क्यों ना 2 लाइन आप सुना भी दीजिए। जिक्र उस परिवश का, और फिर बयां अपना। जिक्र उस परिवश का, और फिर बयां अपना बन गया रकीब
रकीब आखिर बन गया रकीब, रकीब आखिर था जो राज़दार अपना जिक्र उस पर करीब। ये गाना हम ढूंढ रहे थे, शेर तो पता नहीं था, तब उतना तवज्जो भी कभी उर्दू पे नहीं दी, घबरा गई मैं, लेकिन आकार ईकार कहीं होगा जरूर। और फिर बयां अपना जी। बयां सुनने के बाद हमने अम्मी को गाने ही नहीं दिया, हर तान बयां आ बयां ये बयां आ। और लोग झूम गए ताली बजा रहे कि उन्होंने कह दिया ना कोई जैसा घोटती। अब ये गजल में तान कहां से आता है? लेकिन मैंने सोचा अब देखिए, अब आओ रास्ते में तुम्हारा गाना खराब कर देंगे हमने। मैंने ये सोचा एक्चुअली, इतनी बेअहमक हूं मैं बेगम अख्तर की आवाज के साथ तान का दी। बेगम अख्तर जी इसको गुस्ताखी नहीं समझा? नहीं, वो हर बार नया मुखड़ा लेके सम पे आए। इसको कहते हैं उस्ताद। वाह उस्ताद की वो आज चली गई 41 साल, आज भी जो 25 साल की लड़की कहते हैं ट्रेंड बाय बेगम अख्तर, इसको कहते हैं वाह उस्ताद। जो पर्दा कर गई है 41 साल, अब सब लोग अम्मी और ये सब बात करते हैं, बेकार की बात है, उनकी अपनी उम्र ही 40 की नहीं है। तो बहरहाल उस्ताद तो उस्ताद ही होता है। खत्म हो गया, फिर पर्दा डाल दिया, क्यों वो चेन स्मोकर थी, उनको सबसे जरूरत होती थी सुलगा लेना, एक सुलगा के पर्दा गिर गया, उन्होंने जल्दी हटा भी दिया क्योंकि जाकिर साहब पीछे आए और उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखकर माशाल्लाह मेहनत करती रहना, बहुत अच्छा, तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है, आवाज भी बहुत अच्छा, तैयार बहुत अच्छा है। गाना तो गाया ही नहीं हमने, तो सिर्फ ताली गाया ना जी। वो सिद्धेश्वरी देवी की देन थी जी। बहरहाल इंदिरा गांधी पहचान गई, ये तो बेटी नहीं है। उन्होंने हमको झट से कहा, तुम गंगुली की बेटी हो ना, तुम्हें नेशनल स्कॉलरशिप मिला है ना 30 से बार। यानी मैं एक बार कथकली के लिए ले चुकी थी, एक बार भरतनाट्यम के लिए लेते। ये सिद्धेश्वरी जी को बहुत मर्जी थी कि हमको नेशनल स्कॉलरशिप मिले और उनकी शागिर्द नेशनल स्कॉलर बने, मिल गया। तो वो पहचान गई, तो आपको हमने स्कॉलरशिप दिया है ना, हो गया होगा आपका स्कॉलरशिप। तो मैंने कहा जी वाह, से दैट यू कुडंट बी बेगम अख्तर डॉटर, ओके, बोल के चले गए। तो अम्मी ने बोला हाँ, सब जब चले गए, कितना अच्छा गाई तू है मुन्ने, तुम्हें क्या ख्याल है? तो मैंने कहा कि देखिए बेगम अख्तर साहिबा, ये मैंने कहा उनको, मैं सारी जिंदगी इसकी कितनी भी माफी मांगू काफी नहीं। हमने कहा कि आपने कभी किसी से सीखा भी है या उड़ाती हैं और ऐसी गजलें गाती हैं? कभी किसी से तालीम ली है? कोई उस्ताद है? किसी से गंडा मारा है? आपको हिम्मत क्या से हुई? हमको, हमारे उस्ताद को आपने ऐसे बोल दिया। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हंसती रही, कहे कि बेटा वो तुमको सिखा रही, आजकल तुम शायद कुछ कहीं पर थिएटर भी सिखा रही हो, अगर तुम हमारे साथ लड़ पड़ी और मेरी शागिर्द बनोगी तो मेरे लिए क्या क्या करोगी? क्या बात है, क्या बात है। और रात के 12 बजे वो गई सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, दोनों 30 साल से प्रोफेशनल डाइवर थे, एक दूसरे से आपस में बातचीत भी नहीं थी शायद। हाँ, वो गई, ओ सुरेश्वरी, बोले अरे अख्तरी तो अभी बेगम भैलो, हाँ अभी बच्चा दे दिया उनका। तो आपकी वजह से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, दोस्त हो गई, बाकायदा सिद्धेश्वरी जी ने दिया। अब हमारी छोटी उस्तानी बेगम साहब की कितनी इल्म देखिए, उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे, तुम्हारे भी हो सकते, गुरु से इजाजत ले लो। और साथ खलीफा भी थे, शगुर खां साहब थे किराने के, उन्होंने दिया। हीरा जी, आपकी शख्सियत में इतना कुछ है, कहाँ रविंद्र संगीत से शुरुआत हुई, फिर नृत्य, फिर बनारस घराना, फिर किराना घराना, फिर
बेगम अख्तर जी से गजल सीखी, ठुमरी आपने गाई, तो आपको क्या लगता है कि शख्सियत जो बनी है, उभरी है, इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ आपने दिया है, क्या आज के जनरेशन में वो सब कुछ जरूरी है? आज की जनरेशन को आप किस तरह से देखती हैं? मुश्किल क्या है, ये अगर 1.5 लाख लोग सीखते हैं, उसमें एक भी अगर गवैया निकल जाए तो काफी है। अगले जन्म में कोई छोटी बच्ची अगर अच्छा गाती है तो यकीनन वो रीता गांगुली दोबारा जन्मी है। इस बार तो छूट गया, अगले जन्म में नहीं छोड़। क्या बात है, क्या बात है। तो एक और गजल हो जाए बेगम अख्तर से, आप जब सीख रही थी कुछ। जी जी, तो आपको सुना रही हूँ, क्या खूबसूरत दादरा। बिल्कुल। ओ निर्मोही सपने में आ जा, कुछ तो विपत्तियां कम हो जाए। ओ निर्मोही सपने में आ जा, कुछ तो विपत्तियां कम हो जाए। हमारी जो मानो ओ मोरे साजन, नैना के मिलते जुलम हो जाए। ओ निर्मोही सपने में आ जा, मुखड़ा दिखा जा। ओ निर्मोही सपने में आ जा। रीता जी, आप यहाँ आई स्टूडियो में, आपने इतनी बातें बताई, शायद अभी भी बहुत सारी बातें जरूरी हैं और भी करनी, फिर किसी और दिन कर सकते हैं वो, क्योंकि तमाम हस्तियां जो आपके साथ जुड़ी हैं, आपने जिन लोगों के लिए काम किया है, अभी तक आप अपने उस्ताद के लिए जो इतना काम कर रही हैं, मुझे लगता है उसके लिए पूरा दिन चाहिए हमें बात करने के लिए। मेरा अच्छी कंट्रीब्यूशन जो है वो थिएटर में ही है। जी, आपने एनएसडी में थिएटर मूवमेंट आपने शुरू किया, जो नया कोर्स आपने इंट्रोड्यूस किया माइम और मूवमेंट का, उससे पहले नहीं था, जो अभी तक चल रहा है। तो इतना कुछ करने के बाद हमें लगता है कि और बहुत सारे प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे आपसे बातचीत करने के लिए और बहुत कुछ जानने के लिए। बहरहाल, एक गजल के साथ हम इसका समापन करते हैं। काफले वालों सच कहना, बेवजह तो हम बदनाम नहीं है। काफले वालों सच कहना, बेवजह तो हम बदनाम नहीं। मंजिल की तमन्ना आम सही, मंजिल से मोहब्बत आम नहीं। यही बात है, मंजिल में पहुंचना तो बहुत चाहते हैं, आखिर तक प्यार होना चाहिए। वही लोग बड़े बड़े होने के बाद भूल जाते हैं। रूबरू कार्यक्रम में संगत कर रहे थे उस्ताद अख्तर हुसैन तबले पर, करीम नियाजी हारमोनियम पर, कमाल अहमद सारंगी पर और अजय मिश्रा तानपुरे पर।